चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कल के क्लास से कंटिन्यू करते हैं। कल जो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताई थी उसके आगे हम लोग देखेंगे। कल आई थिंक 4 टर्मिनोलॉजीज बताया था, राइट? ठीक है, तो उसके बाद लैटरल इन्वर्जन। सबसे पहले कितने लोगों ने ये नोटिस किया है बताओ कि आप अगर अपने आप को मिरर में देख रहे हो, शीशे में देख रहे हो और अपना राइट हैंड उठा रहे हो तो क्या जो इमेज बन रहा है उसका भी राइट हैंड उठता है क्या? कौन सा उठता है? अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठा रहे हो तो कौन सा उठता है? तो ये जो फिनोमिनन हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, द शिफ्टिंग ऑफ राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा दैट मींस लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द राइट साइड ऑफ द इमेज, राइट? उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? लैटरल इन्वर्जन। तो वही यहां पे मैंने लिख रखा है, द शिफ्टिंग ऑफ राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द left side of the image and left side of the object to the right side is known as lateral inversion, right? अभी आप दो चीजें और हम लोगों को देखनी है बेसिक इमेजेस में। एक इरेक्ट इमेज, दूसरा देखना है हम लोग को इन्वर्टेड इमेज। अच्छा, ये चीज बहुत बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप जब मिरर में, प्लेन मिरर में अपने आप को देख रहे हो, ठीक है, तो आपका जो सर है वो ऊपर की ओर है, जो इमेज का है सर जो बन रहा है वो ऐसा नीचे है क्या? हाँ नहीं ना, किस साइड है? ऊपर। ठीक है, तो ऊपर है तो वो चीज हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं इरेक्ट इमेज। यानी कि आपका अगर ऑब्जेक्ट हमारा अपवर्ड्स है, ये देखो, मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया और ये क्या है? एरो अपवर्ड गया। अब इसका जो इमेज बन रहा है यहां पे कहीं पे मिरर होगा और इसका इमेज जो बना वो क्या बन गया? अपवर्ड, अप साइड। देखो इसका हेड भी अप साइड है और इसका हेड भी, तो ये जो इमेज बनेगा हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इमेज जो है वो कैसा इमेज है? इरेक्ट है नेचर में, राइट? इरेक्ट इमेज या फिर इरेक्ट इन नेचर। नाउ लेंसेज के केस में, ठीक है, कॉनकेव मिरर्स के केस में या कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स में तो नहीं बनेगा, कॉनकेव मिरर के केस में आपने जब 10th में पढ़ा था तो बहुत बार देखा था क्या कि ये इमेज जो आता है कभी कभार ऐसा बन जाता है कि नहीं? लेंस में भी कभी कभार आपका उल्टा बन जाता है। लेंस जब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लेंगे तो ये इमेज, ऑब्जेक्ट ऐसा रहेगा तो इमेज कैसा है? ऐसा बनता था। तो इसमें देखो तो ये जस्ट ऑपोजिट दिख रहा है कि नहीं? मतलब कोई ऑब्जेक्ट का, सपोज ये मार्कर है हमारे पास, इस मार्कर का अगर टिप ऊपर है तो इसका इमेज जो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? ऐसा चला जाएगा, राइट? और इसमें क्या हो गया? यहाँ पे देखो ये जस्ट नीचे आ गया। तो इस टाइप के इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड इमेज, राइट? तो इसका भी हम लोग इमेज बनाएंगे तो ये कैसा आ जाएगा? मान लो यहाँ पे ऐसा होगा तो ये एरो आपका कैसा हो जाएगा? डाउनवर्ड्स आ जाएगा, राइट? तो इस टाइप का ये जो इमेज बनेगा हमारा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, चलिए इसके बाद ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, कुछ और टर्म्स हम लोग को देखने हैं जो आई होप आप लोगों को मालूम है और वो लिखवाने का जरूरत नहीं है। जैसे सबसे पहला आपका आ गया मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का क्या मतलब समझते हैं? बड़ा, राइट? ठीक है, मैग्नीफाइड का मतलब हो गया कितना बड़ा होगा। हाईली मैग्नीफाइड का मतलब बहुत ज्यादा बड़ा। फिर ये सारे टर्म्स हम लोग यूज करने वाले हैं पूरे ऑप्टिक्स में, ये बहुत जगह इमेज फॉर्मेशन में यूज होगा, इसलिए ये सब हम लोग डील कर रहे हैं, राइट? फिर दो टर्म्स और आ गए आपके पास, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा, हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटा। अब हाईली डिमिनिश्ड में कभी कभी रहेगा पॉइंट साइज, तो पॉइंट साइज का मतलब बिंदु के जैसा। बहुत बार आपने देखा होगा कि जब इंफिनिटी पे रेज रहता था तो इमेज कहां पे बनता था? फोकस पे, है ना? और फोकस पे जब बनता तो हम लोग पैरेलल बीम्स लेते थे। तो ऐसा अगर हम लोग पैरेलल बीम्स ले रहे हैं, ये मिरर ऐसा रहा, ये जाकर के कहां पे? फोकस पे आपका जाके स्ट्राइक करता था और फोकस पे स्ट्राइक करता सारा जाकर के वहां इंटरसेक्ट करता था। इंटरसेक्ट करके एक पॉइंट साइज का हम लोग को इमेज है। तो पॉइंट साइज का मतलब हुआ बिंदु के आकार का। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखवाने का जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को आना चाहिए ताकि, क्योंकि हम लोग आगे इस चीजों को यूज करने वाले। ठीक है, चलो अगला जो टॉपिक है वो हम लोग को देखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट? एक वर्ड यूज किया था सबने, बाउंसिंग बैक, याद है किसी को? क्या होता है बाउंसिंग बैक? टकरा के वापस आना। ठीक है, तो एक बात बताओ, वहां पे जब लाइट रे टकरा के वापस आता था
तो वो दूसरा मीडियम में जाता था या सेम मीडियम में जाता था? सेम मीडियम में जाता था, राइट। तो देखो कितना आसान से एकदम डेफिनेशन है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे ऑन स्ट्राइकिंग ए सरफेस इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलो लिखो जल्दी से। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन सेम मीडियम on striking a surface is known as reflection of light। चलो अब किसी ने कोई टाइप बताएगा? कितने टाइप का पढ़ा था किसी ने कि नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़े होंगे बहुत लोग क्या मैक्सिमम लोग नहीं पढ़े होंगे। उस टाइम टाइप को हम लोगों को डिस्कशन ही नहीं करना था। अगर कोई कंपटीशन का 9-10 से ही तैयारी करते हो तो वहाँ बताया जाता है, और अदरवाइज नहीं बताया जाता। फाउंडेशन कोर्सेज जितने होते हैं सब में बताया जाता है, राइट। तो हम लोग उसको देखेंगे अभी। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला जो है वो है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या था? इर्रेगुलर। इस रेगुलर रिफ्लेक्शन का एक और नाम है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। अब ये किसी को नहीं मालूम होगा, पता है क्या? हाँ, तो ये नाम इसका एक और है, इसको स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जो चीज है इसमें वही चीज है इसमें भी है। तो आखिर भैया टाइप हम लोग क्यों अंतर किए कि सर जब यही था तो एक और टाइप क्यों ला दिए बीच में? तो यहां पे हम लोगों ने किया यूज किया स्ट्राइकिंग ए सरफेस, राइट। अब ये सरफेस जो है ये जरूरी थोड़ी है एक टाइप का हो। सरफेस आपका नेचर का अलग अलग हो सकता है। कोई आपका सॉफ्ट सरफेस होगा, कोई आपका रफ सरफेस होगा, नहीं, कोई आपका रेगुलर सरफेस होगा और कोई इर्रेगुलर सरफेस होगा। ठीक है, तो जो रेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, सॉफ्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो इर्रेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर यानी कि रफ सरफेस, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो पहला क्या है? सारा का सारा डेफिनेशन वही रहेगा जो ऊपर लिखा हुआ है वही, या फिर सीधा हम लोग लिखेंगे द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्ट्राइकिंग अ सॉफ्ट रेगुलर सरफेस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो अब क्या होता है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन में मान लो हमारे पास कोई एक सरफेस है, राइट। अब इस सरफेस से हमारा बीम ऑफ लाइट आ रहा है। बीम ऑफ लाइट का क्या मतलब बताया था कल? ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट। तो यहां पे हमारा पैरेलल बीम एक हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये देखो, तो ये पैरेलल बीम आएगा और अगर प्लेन सरफेस को स्ट्राइक करेगा और ये रेगुलर सरफेस होगा, सॉफ्ट रेगुलर सरफेस होगा, तो इससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्शन भी पैरेलल बीम का होगा, ठीक है। यहां पे देखो पैरेलल बीम आ रहा है और पैरेलल बीम जा रहा है। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ऐसे केसेस में तो ठीक है भाई, लेकिन जब हमारा सरफेस जो है वो इर्रेगुलर हो जाए, रफ हो जाए, तब फिर क्या करेंगे? अभी देखो उस केस में क्या हो जाता है कि यहां पे ये ऐसा जा रहा है कुछ, देखो ये इर्रेगुलर सरफेस है ना। अब यहां से आया तो पैरेलल बीम ठीक ठाक, लेकिन एक बीम यहां पे स्ट्राइक करेगा, कोई दूसरा रे कहीं और जाके स्ट्राइक करेगा। तो एक हो सकता है ऐसा रिफ्लेक्शन दे दे, दूसरा हो सकता है ऐसा रिफ्लेक्शन दे दे, ठीक है। और ये कहीं पे जाकर के क्या हो जाएगा? कट करेगा, ठीक है। ये देखो ये पैरेलल इसमें नहीं निकल रहा है, तो इस टाइप का रिफ्लेक्शन क्या हो गया हमारा? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इर्रेगुलर को ही हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसी का दूसरा नाम है डिफ्यूज्ड। चलो इसका डेफिनेशन सब लिख लोगे? क्या लिखेंगे बताइए? फ्रॉम स्ट्राइकिंग ए हार्ड इर्रेगुलर सरफेस, पूरा का पूरा यही होगा, बस क्या हो जाएगा? हार्ड इर्रेगुलर
बोलिए। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में सर जो रे ऑफ लाइट आ रहा है हाँ। ऑब्जर्व हो सकते हैं आप पे? क्या हो सकता है? ऑब्जर्व सरफेस में? हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। वो एब्जॉर्ब डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है, ठीक है। बट हम लोगों को बस ध्यान ये रखना है कि जो रेज रिफ्लेक्ट होंगे वो पैरेलल नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो कहीं पे हो सकता है कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जब आप पढ़ोगे तो वो क्या होता है ना कि स्कैटरिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि स्कैटरिंग थोड़ी देर के लिए एब्जॉर्ब होता है और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, आगे जाके हम लोग स्कैटरिंग भी देखेंगे, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि सरफेस का नेचर जो है वो कैसा है। अब आते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था पहला लॉ? सभी को याद होगा नहीं? एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या है कि हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रेगुलर और इरेगुलर देख रहे हैं ना, तो इरेगुलर के केसेस में भी हम लोगों का ये देखने से ऐसा लग रहा है हम लोगों को कि आई इक्वल्स टू आर नहीं होगा। ध्यान रखना, हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि आई इक्वल्स टू आर नहीं होगा, बट एक्चुअली रेगुलर में भी और इरेगुलर में भी हर केसेस में आई इक्वल्स टू क्या होता है? आर होता है। बोलोगे सर कैसे होगा, यहाँ तो देखने से लग नहीं रहा। तो उस केसेस में क्या होगा कि नॉर्मल भी थोड़ा ये 90 डिग्री, जैसे हमने यहाँ पे देखो ये प्लेन सरफेस है, तो इस प्लेन सरफेस में सारे नॉर्मल्स ऐसे बनेंगे, परपेंडिकुलर ऐसे बनेंगे, लेकिन इरेगुलर सरफेस में हो सकता है इसका नॉर्मल यहाँ पे आए, हो सकता है इसका नॉर्मल यहाँ पे आए, क्योंकि ये सरफेस इरेगुलर है ना। समझ आ रही बात है? तो ऐसा कभी मत सोचना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ इस केस में होगा। इस केस में भी हमारा क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो है तो टाइप ही रिफ्लेक्शन का, और रिफ्लेक्शन का टाइप मतलब रिफ्लेक्शन के लॉस को वो फॉलो करेगा, राइट। तो अभी हम लोग को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखेंगे, तो पहला क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा और क्या था? लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। सेम प्लेन का मतलब अभी मैथ्स में भी आप लोग वेक्टर में पढ़े होंगे, मैंने भी वेक्टर में पढ़ाया है। सेम प्लेन, अगर तीन वेक्टर सेम प्लेन पे लाई करे तो उस वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? कुछ ही लोगों का जवाब आ रहा, याद नहीं है क्या? अगर याद कीजिए, बताया था ना कि ऐसे अगर वेक्टर्स आते हैं हमारे पास, यहाँ पे एक वेक्टर यहाँ पे रहता है, सेम प्लेन पे लाई करे, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये दोनों वेक्टर क्या होगा? आवाज नहीं आया? अभी भी नहीं आया? कोप्लेनर। तो कोप्लेनर यानी कि अगर सेकंड वाला आप लिखोगे कि ठीक है वहां पे लाई इन द सेम प्लेन, तो लाई इन द सेम प्लेन का क्या मतलब हुआ? दे आर कोप्लेनर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लाइन ऑफ या फिर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, दैट इज दे आर कोप्लेनर, ठीक है। अभी देखिए कोप्लेनर का कंडीशन भी निकलवाया था, तीन वेक्टर्स का अगर है तो तीन वेक्टर्स कब कोप्लेनर होंगे? याद करो। और तीन वेक्टर का कोप्लेनैरिटी का कंडीशन क्या था? और ये वेक्टर हो गया क्या अभी मैथ में? नहीं हुआ है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। बट नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है? मैंने तो बता रखा है ना वेक्टर में क्या कोप्लेनैरिटी का कंडीशन था। तीन वेक्टर्स थे हमारे पास ए, बी और सी, तो वहां पे हम लोग कैसे बताएंगे कि वो तीन वेक्टर्स कोप्लेनर थे? और इससे देखो ये जो सेकंड वाला भी मैं बताऊंगा मैथमेटिकल फॉर्म, ये आपका जेईई मेन में एक बार असर्शन रीजन का क्वेश्चन में पूछ चुका है, ठीक है। सारी बुक में इसका मैथमेटिकल फॉर्म नहीं लिखा हो रहेगा, सिर्फ ये लिखा हुआ है। ये क्या है हमारा? एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर, राइट। अभी इसका मैथमेटिकल फॉर्म ना 10th में दिया हुआ था और अभी आपको अभी के भी बुक्स में नहीं मिलेगा, बट मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म आपको भी बताऊंगा। याद करो तो अगर तीन वेक्टर्स था, मैंने कुछ ऐसा बताया था, अभी तीन चीजें हम लोग लेंगे। याद करो क्यूबॉइड, अगर ये क्यूबॉइड हमारे पास था तो इस क्यूबॉइड का तीन साइड में मैंने वेक्टर्स लिया था,
एक वेक्टर यहां लिया था, एक वेक्टर ये लिया था और एक वेक्टर ये लिया था, और बोला था कि इसका वॉल्यूम अगर 0 हो गया, अगर इस पैरेललोपाइप का या रेक्टेंगल का वॉल्यूम 0 हो गया, ऑब्वियसली सोचो कि अगर ये वॉल्यूम 0 हो गया, ऐसा है, वॉल्यूम 0 करने के लिए हाइट 0 कर दिया, तो क्या ये कोप्लेनर नहीं हो जाएगा? ये जो वेक्टर है वो सीधा इस प्लेन में नहीं पहुंच जाएगा? पहुंचेगा कि नहीं? तो हमने वहां पे पैरेललोपाइप का वॉल्यूम को कर दिया था 0, और कुछ ऐसा निकाला था 3 कंडीशन की, अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये हमारे पास सी वेक्टर है, तो हमने उन्हें कंडीशन निकाला कि था कि ए डॉट बी क्रॉस सी विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। अब पैरेललोपाइप, इसको ये रेक्टेंगुलर है, हम लोग एक्चुअली पैरेललोपाइप लेते हैं, तो ये ए डॉट बी क्रॉस सी हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 3 वेक्टर्स दिख रहे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो इसी तरह चलो हम लोग अभी बनाते हैं इसका फिगर। अगर बनाए हम लोग रिफ्लेक्शन का, तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहला ये लाइट रे यहां से आया, और ये यहां से रिफ्लेक्ट हुआ और ये यहां चला गया, राइट। ये हमारा, इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे? और ये क्या होगा हमारा? नॉर्मल। ठीक है, तो इंसिडेंट रे को मैं ले रहा हूं यू से, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे को मैं ले रहा हूं आर से, और ये नॉर्मल है। ये एंगल जो होता था, ये क्या होता था? आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल क्या होता था? आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। कोई दिक्कत यहां तक? चलो, अब इसके बाद ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है, ये भी हमारा वेक्टर फॉर्म में है, और ये भी हमारा वेक्टर फॉर्म है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तीनों वेक्टर, तो तीनों वेक्टर क्या है? सेम प्लेन में। सेम प्लेन यानी कि क्या? कोप्लेनर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? वेक्टर u डॉट वेक्टर n क्रॉस r इज इक्वल्स टू, और भी कंडीशन है, और भी कंडीशन आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो u या फिर वेक्टर r। टोटल 6 कंडीशन आते हैं, और वो 6 कंडीशन सारे में कोप्लेनर होता है। ठीक है, आप रैंडमली कोई भी कर सकते हो। u क्रॉस n, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। फिर क्या बच गया? वेक्टर n डॉट u क्रॉस r। तो ये आपका मैथमेटिकल फॉर्म है सेकंड लॉ का। ठीक है, जो आपका सेशन सीजन में कंपटीशन में पूछ भी चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो, क्या सिर्फ ये 3 चीजें पॉसिबल है? और कंडीशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? बताओ। इसके अलावा 3 और आएंगे। कौन से 3 और मैं बताता हूं। याद करो, a डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता था? b डॉट ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, b डॉट ए इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। है याद? नहीं याद है? याद। तो ये u डॉट n क्रॉस r रहे या फिर n क्रॉस r डॉट u रहे, कोई फर्क पड़ेगा? तो वो एक और केस आएगा या नहीं आएगा? फिर उसी तरह यहाँ पे u क्रॉस n डॉट r रहे, तो वो भी केस आएगा कि नहीं आएगा? फिर यहाँ पे भी u क्रॉस r डॉट n रहे, तो वो भी केस आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि a डॉट b इक्वल्स टू b डॉट a होता है कि नहीं? चलो, दूसरा केस जो u क्रॉस n है ना, आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, r डॉट n क्रॉस u भी कर सकते हो। अब बोलोगे सर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये दोनों तो परपेंडिकुलर है ना, तभी तो ये 0 आया। अभी मैं आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूं। ये देखो, ये डस्टर, इसके आगे का ये तो परपेंडिकुलर है ना, अगर इसको मैं चेंज कर दूं तो भी ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? बताओ। अगर इसको चेंज कर दिया तो ये ऐसा होगा क्या कि परपेंडिकुलर नहीं रह जाएगा? परपेंडिकुलर तो होगा ना। तो अगर हम लोग u n क्रॉस r परपेंडिकुलर, यानी ये वाला परपेंडिकुलर, तो नीचे वाला भी परपेंडिकुलर होगा। अब बोलोगे सर आप नीचे वाला क्यों बोल रहे हैं? तो इसलिए बोल रहा हूं मैं नीचे वाला, क्योंकि देखो a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या होता था? माइनस b क्रॉस a, राइट। और माइनस का क्या मतलब होता था? कि वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट। देखो ये वेक्टर ऊपर है, अभी डायरेक्शन किधर है? ऊपर। अभी इसको नीचे कर दिया, अभी डायरेक्शन किधर हुआ? ऑपोजिट, राइट। यानी कि ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये भी तो परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं? राइट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? a क्रॉस b इक्वल्स टू माइनस b क्रॉस a। तो अगर हम लोग इसको r क्रॉस n भी लिखोगे
तो भी हमारा काम हो जाएगा, फिर इसको n क्रॉस u भी लिखोगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसे और भी केसेस पॉसिबल है, तो वो आपको मैंने 3 लिखाया, आपको ये 3 के अलावा बाकी जो 6 केसेस और बन रहे हैं वो आपको एनालाइज करने हैं, ठीक है। क्योंकि किसी से भी कोई भी पूछ सकता है कि कंडीशन कोप्लेनैरिटी का क्या है, और कंडीशन कोप्लेनैरिटी का यूज करके हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कि u हमारा क्या है, इंसिडेंट रे, n क्या है, नॉर्मल, वेक्टर n इज नॉर्मल वेक्टर एंड वेक्टर r इज रिफ्लेक्टेड रे का जो है आपका वो है, राइट। चलो इसी में एक चीज और हम लोग देखते हैं अभी, एंगल ऑफ डेविएशन। मैं इसमें एक थर्ड लॉ और ऐड कर रहा हूं, ठीक है। आपने पढ़ा तो 2 लॉ है, एक्चुअली थर्ड लॉ कुछ है नहीं, बट मैं स्टिल इसको ऐड कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं वो पे काम आता है। देखो तो ये इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के एक साइड में और रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के दूसरे साइड में, राइट, सेम साइड में नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक थर्ड लॉ भी आप ऐड कर लो, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। बोलिए। इसको लॉ में इसलिए वो फॉलो इसलिए किया है मैंने, लॉ में आपको इसलिए ऐड किया है कि आप उसको बस समझ सको। ऐसा कभी ना इमेज अब बना दो कि ये ऐसे कर दो और ऐसे कर दो, बस समझने के लिए मैंने ऐड कर दिया। वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ है इसीलिए मैंने उसको लॉ में ऐड कर दिया कि वो तो फॉलो होना ही होना है। ऐसा कहीं होगा क्या कि वो फेल होगा? ये तो बट ऑब्वियस है कि आपको अपने आप समझ में आना चाहिए कि रिफ्लेक्शन है तो एक जो है इंसिडेंट है नॉर्मल के उस साइड होगा और रिफ्लेक्टेड है नॉर्मल के दूसरे साइड होगा, यानी कि ये चीज कभी ब्रेक नहीं हो रहा है, ये लिखने का जरूरत नहीं है, बट ऑब्वियस है, ठीक है। मगर ये फॉलो हर केस में होगा रिफ्लेक्शन के केस में, इसलिए मैंने इसको लॉ बना दिया। समझ में आई बात? चलो अभी इसका नेक्स्ट केस क्या है कि हम लोगों को देखना है यहाँ पे। अभी देखो तो ये कितना से डिफ्लेक्ट हुआ होगा। मान लो में हमारे पास ये रिफ्लेक्शन हुआ है यहाँ पे, क्या जो इंसिडेंट रे इसने अपना इंसिडेंट पाथ जो है, इनिशियल पाथ है, क्या उसको फॉलो किया? इसका अगर इनिशियल पाथ पे ये जाता तो ये सीधा इनिशियल पाथ पे ये ऐसे ना जाता, मगर ऐसे तो गया नहीं है। ये क्या हो गया अपना इस साइड पे रिफ्लेक्ट बैक कर गया, ठीक है। तो अभी देखो तो जरा सा आप मुझे बताओ कि ये एंगल अगर हमारा आई था तो ये एंगल कितना होगा? एक ही बात है, आई ही होगा। नहीं आई नहीं होगा क्या? बराबर है ना। तो अगर ये आई है तो ये क्या हो गया, राइट। अभी बताओ तो ये टोटल एंगल कितना होगा? तो ये टोटल अगर 180 होगा तो ये एंगल कितना होगा? ये टोटल एंगल, और ये इस टोटल एंगल को हम लोग को ये चाहिए तो ये घटाना ना होगा, तो 90 कैसे आ गया फिर? 180 माइनस, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिविएशन। अब एंगल ऑफ डिविएशन क्या है आगे जाकर के इस पे बोर्ड्स में तो नहीं बट जेईई में न्यूमेरिकल आता है। देखो अब डिफाइन कर लेते हैं एंगल ऑफ डिविएशन क्या है। ये एंगल किससे बन रहा है? इनिशियल पाथ से ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? द एंगल विथ विच इंसिडेंट रे गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स इनिशियल पाथ इज नोन एज एंगल ऑफ डिविएशन। लिखिए। अब इस एंगल ऑफ डिविएशन को हम लोग डिनोट करते हैं डेल से। डेल की जो वैल्यू होती है वो होती है 180 माइनस
2i, ठीक है, या फिर 180 माइनस 2r। आई और आर क्या है? आई इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलिए। जो रिफ्लेक्शन के जो लॉ है सर, हाँ, इसमें मिरर में वैलिड है कि लेंस में वैलिड है? ये सिर्फ रिफ्लेक्शन, लेंस में रिफ्लेक्शन होता है, लेंस में रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन, तो ये रिफ्रैक्शन है क्या? तो फिर तो लेंस में कैसे लगेगा ये? लेंस का तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला था ना, स्नेल्स लॉ। नहीं, म्यू इक्वल टू क्या पढ़े थे? साइन आई बाई साइन आर था ना। तो ये सिर्फ किस में वैलिड है? मिरर्स में। ये इसको आप लिख लेना यहाँ पे, ये आपका नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ बोलिए। कोई भी रेज को हम परपेंडिकुलर सरफेस पे डायरेक्ट करेंगे, हाँ, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हाँ, मेजर कर पाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल। अभी आप यहाँ पे मान लो ये रे ऐसा आ रहा है, ठीक है, ये ऐसा आया और ये ऐसा वापस चला गया, तो नॉर्मल तो यही है ना। तो नॉर्मल यही, तो नॉर्मल से ये रे कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। अभी मैं पूछूं आपको, सिंपल सा सवाल है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? तो ये ऑब्वियस सा बात है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें क्या हो जाएगा? जैसे इसमें मेजर कर रहे हैं, हाँ, यू आया और ये में चला गया, हाँ ठीक है। सर वो मेजर हो रहा है कि आया और चला गया, तो वो पास बन रहा है कि आया रिफ्लेक्ट किया और गया। देखते हैं पास में से ऐसे डिनोट करेंगे कि आया, बट अगर जाने वाला भी सेम रे होगा। मेजर किसी करेंगे तो उसमें तो लाइट दे रहे हैं, कैसे नहीं? अभी आप मान लो यहाँ पे कंपास रहेगा, तो कंपास के लिए हम लोग कैसे मेजर करते हैं? एंगल में। अब मैं अभी आपको एंगल मेजरमेंट सिखाऊं। एंगल मेजरमेंट के लिए 2 रे होता है, एक रे ऐसा आया, एक रे ऐसा गया। तो ये कंपास में ऐसा बना हुआ होता है, तो कंपास में ये ऐसे आएगा और ये वापस यहीं से जाएगा, तो आपको ये चीज तो दिख रहा है ना वहां से 0 डिग्री। जो सोर्स होगा लाइट का, हाँ, उसी पे जा करके रिफ्लेक्ट होगा, कट होगा, कहीं पे भी मिल नहीं रहा है ना बाकी। हाँ, तो यानी कि दैट मीन्स कि यहाँ से आया वहीं से गया। वही सब कि जो हाँ, सोर्स ऑफ लाइट रहेगा उसी पे ना डायरेक्ट होगा। हाँ हाँ, उसी पे वापस जाएगा, उसी पे वापस जाएगा, बिल्कुल। मेजर तो कर नहीं पाएंगे। कैसे नहीं मेजर कर पाएंगे? कंपास यहाँ, फिर वही बात, कंपास यहाँ रखा हुआ है। अब कंपास यहाँ रखा हुआ है, दूसरा रे यहाँ पे जा ही नहीं रहा है, बाकी ये रे प्रेजेंट ही नहीं है, और ये रे यहीं पे आ रहा है और ये वापस यहीं पे जा रहा है, तो ये एंगल ये 0 डिग्री नहीं दिखेगा कंपास में? नहीं समझ में आया? एंगल आपका बाबा, 2 एंगल मेजर करने के लिए कितने रेस चाहिए? 2 रे चाहिए। तो 2 रे एक जगह तो आपको दिख ही नहीं रहा है ना, ये तो रे तो एक दिख ही नहीं रहा, ये तो आप कर ही नहीं रहे। आप बोल रहे हो कि सर ये मेजर नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ये आपको रे दिख ही नहीं रहा। ये रे तो जहां से ये सोर्स आ रहा है, सोर्स जो है, तो सोर्स से ही ना वहां पे ही ना चला जा रहा है ये रे वापस आपका। तो जब रे वापस वहीं पे चला जाएगा, दैट मीन्स कि सोर्स और इमेज एक ही जगह जा रहा है, तो लाइट तो स्ट्रेट लाइन में है, तो वो तो आपको फिर वहां पे मेजर करने की बात ही नहीं आती है। अगर मैं अपना दोनों हाथ यहाँ पे रख दूं ऐसे, या फिर दोनों के बीच ऐसे रख दूं और पूछूं कि क्या कहते हैं एंगल कितना है, तो आप बोलोगे सर हम लोग मेजर ही नहीं कर सकते। क्या बोलेंगे? हाँ, तो ऑब्वियसली, ठीक है। अभी देखो, ये सपोज सिंपल सी बातें, ये एंगल है, ये घटता जा रहा है, ये जा करके ऐसा हो गया। अभी क्या बोलेंगे? सर हम लोग मेजर नहीं कर सकते एंगल, ठीक है। अब बात आता है जब 0 का, तो 0 तो ऑब्वियस सा बात है कि 0 एक नंबर है हम लोगों के पास, ठीक है। वो दोनों के बीच कोई इंक्लिनेशन है ही नहीं। इंक्लिनेशन 0 का मतलब कुछ इंक्लिनेशन नहीं है, समझ आ रही है बात? तो वो इंक्लिनेशन नहीं है, तो हम लोग वो बोलेंगे कि वो कितना डिग्री बन रहा है? 0 डिग्री। इज इट क्लियर? सर इसके डायरेक्शन 0 होगा सर? किसका? एंगल ऑफ डिविएशन। अब एंगल ऑफ डिविएशन हम लोग आई का लिखा सकते नहीं है, 180 हो जाएगा ना। 180 कैसे? आपका मतलब 180 ही जाएगा ना। ये कितना आया? जहां से ये ऐसा आया और ये वापस ऐसा गया, तो अगर रे नीचे आ रहा है और ये डिविएशन ऊपर हो गया, तो ये टोटल एंगल ऑफ डिविएशन कितना हुआ? 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर नॉर्मली आ रहा है कोई रे, तो एंगल ऑफ डिविएशन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। चलो लिख लीजिए इसको जल्दी।
अगला टॉपिक लिखो, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। पहले तो ये जानना जरूरी है प्लेन मिरर क्या होता है। कोई बताएंगे प्लेन मिरर क्या है? सरफेस प्लेन होगा, एक साइड बोलिए पॉलिश्ड होगा, ठीक है। कोई भी एक थिन ग्लास शीट ले लो और ग्लास शीट को एक साइड क्या करो, पॉलिश कर दो, तो ग्लास शीट सिल्वर कर दो, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, थिन ग्लास शीट पॉलिश्ड और सिल्वर्ड फ्रॉम वन साइड। अब ये जो पॉलिशिंग होती है और सिल्वर्ड होता है वो AgNO3 का होता है, याद रखना, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। देखो प्लेन मिरर में जब देखते हैं, मान लो यहाँ पे एक प्लेन मिरर ले लिया मैंने, यहाँ पे एक साइड इसका पॉलिश है ग्लास शीट का, और कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लो ऐसा, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो बनता है वो कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है कि कैसा बनता है बताओ, इन्वर्टेड या इरेक्ट? पहला इरेक्ट। तो अगर इसकी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है, सो देखो तो सबसे पहला, ये इमेज कैसा होगा, रियल या वर्चुअल? क्या आप उसको टच कर सकते हो, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो? नहीं, दैट मीन्स ना टच कर सकते हैं ना स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वैसे इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, राइट, वर्चुअल। दूसरा क्या, इरेक्ट, ठीक है, या फिर आप एक ही में लिख सकते हो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। साइज क्या होता है, सेम साइज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, और कुछ, बिहाइंड द मिरर तो बनता है, ये डिस्टेंस कितना होता है और ये डिस्टेंस कितना होता है, सेम डिस्टेंस होता है। अगर ये डिस्टेंस हमारा क्या है, x है, दिस डिस्टेंस विल बी x ओनली, ठीक है। सेम साइज तो लिख लिया। और नेक्स्ट, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर ठीक है। और नेक्स्ट क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और भी कुछ होता है प्रॉपर्टी, इतना ही होगा, ठीक है। सिंपल सा मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, घड़ी तो सब देख रहे हैं, बहुत बार ऐसा होगा कि घड़ी के सामने ही शीशा लगा हुआ होता है घर में, है ना। अगर मैं बोलूँ कि वॉच की टाइमिंग 3:48 PM है, 3:48 PM, मिरर में टाइमिंग कितनी दिखेगी? अब मिरर में ध्यान रखना कि मिरर में नंबर्ड नहीं है, जैसे अगर नंबर्ड होता तब तो आपको पता चल जाता, ठीक है। ये ऐसा हम लोगों को, बट ऑब्वियस है ना, हम लोग ये समझ के चलते हैं कि यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 3 होता है। अभी मिरर में जब होगा तो पहला चीज़ यहाँ पे 4 आया, और आपको क्या करना है, यहाँ पे 3, ये 4 है, आवर हैंड यहाँ जाएगा, और 48 कहाँ जाएगा, ठीक है, कहाँ से कहाँ के बीच में 9, देखो 12 है यहाँ पे, और 48 का मतलब क्या, 50 के पास जा रहा होगा ना, तो 50 यानी कहीं पर 10 होगा, तो 10 के पहले होगा, और ये कितना है, 4 से 3 के बीच,
एनीवन सोचिए और आंसर बताइए जल्दी से। नंबरिंग दिया हुआ होगा। नंबरिंग नहीं दिया होगा, आपको वो खुद सोचना है। नंबरिंग क्यों दिया होगा? नंबरिंग देंगे तो फिर तो पता ही चल जाएगा। एक का सही जवाब आया है। क्या? कितना? 240। देखो एक ट्रिक बताता हूँ, लाओ कॉपी लाओ, पहले कॉपी में ड्रॉ करो, तो कॉपी में ड्रॉ करो, 348 ड्रॉ करो। अरे कोई एक कॉपी में ड्रॉ कीजिए उसको। क्या गजब, बड़ा सा ड्रॉ कीजिए, बड़ा सा, कोई एक रफ पेज में बड़ा सा ड्रॉ कीजिए, बड़ा सा एक बनाओ, उसको जल्दी से मुझे दो, उससे पता नहीं चलेगा। हाँ लाओ, उसे ड्रॉ करो, उसको 348 ड्रॉ करो। 812 इज द करेक्ट आंसर। ये देखो, ये मान लो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि बिंदु हम लोग को कितना है? 348। तो 348 में अगर इसको कर रहे हैं, बहुत आसान सा तरीका है इसको। अगर कभी क्वेश्चन आता है इस पे, तो ये हमारा मान लो ये 6 है, यहाँ पे 3 इस जगह पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे होगा। ये आपका 12 है, 11, 10 इसके साथ में यहाँ पे होगा, ठीक है। अब हर टाइम पे आपके पास हमेशा कोई ना कोई मिरर होता है। ये देखो, ये सबको दिख रहा है घड़ी। अभी इसको मैं पलट दूं, दिख रहा है क्या थोड़ा बहुत? अब बताओ तो, दिख रहा है ना? तो अगर नहीं समझ में आएगा तो चुपचाप क्या करना, पेज पे घड़ी बनाना, समय बनाना, और पेज पलट के देख लेना, ठीक है। बाकी मैं इसका भी ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे करना है। हाँ, समय बदल गया तो मिरर में यही चीज होगा। ये कुछ नहीं है, ये मिरर है आपके हाथ में। ये सामने से अगर आपका बन रहा है कितना, ये देखो 348, राइट। तो 348 आएगा तो आप चुपचाप पलट के यहाँ देखना, आपको टाइमिंग मिल जाएगी। अब बताओ कितना बन रहा है ना? चलो ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो जल्दी से, क्वेश्चन लिखो जल्दी से। द टाइम इन द वॉच इज 3:48 PM. 3:48 PM. Then time in the mirror will be. हाँ, प्लेन मिरर, ऑब्वियसली प्लेन मिरर। अब आपके घर में प्लेन मिरर ही रहता है, वो कॉन्वेक्स कॉनकेव नहीं रखते हम लोग। आप घर पे चेहरा देखने के लिए कॉनकेव कॉन्वेक्स यूज करते हो क्या? स्कूल में वो लैब में होता है स्पून। हाँ, स्पून में बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ये आपका इसका ट्रिक क्या है एक्चुअली, कि अगर आपके पास, ध्यान से इसको सब देखिएगा, A आवर्स, B मिनट्स और C सेकेंड्स है, तो टाइम इन मिरर विल बी 11 minus A hour, 59 minus B minutes, ठीक है, एंड 60 minus C seconds, ठीक है। करके देखो, यहाँ 60, इसका एक यहाँ कैरी हुआ। अब आप कैरी में कैरी सिखाऊं आपको कि 10 यहाँ कैरी जा रहा है, 9 यहाँ कैरी है, तो इसका जाएगा यहाँ पे 10। हाँ, कैरी सिखाऊं? तो ये 59 यहाँ का 1 मिनट गया, तो 1 मिनट कितना बना? 60 सेकेंड। तो ये 60 यहाँ पे चला गया, 60 में माइनस करेंगे ना। करके देखो, इसमें 3:48 था, तो 11 में कितना बताया था यहाँ पे? 11 में 8 आया, 59 में 48 कितना हुआ? 59, यहाँ पे 47 आएगा ना आपका, 59 में 11 आएगा, इस टू 11। अब बोलोगे सर आप 11, अब देखो यहाँ पे C सेकेंड्स तो नहीं दिया हुआ है ना, तो सेकेंड्स को हम लोग क्या लेंगे? 0। तो यहाँ पे कितना आया? 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड किसके बराबर? 1 मिनट। तो कितना हो गया? 8:12, राइट। बन जाएगा ऐसा क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।